बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सूरत हाल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद बल्कि घंटों की बुनियाद पर ख़राब हो रही है और इंडिया जो है उस वक्त वहाँ पे हिंदुत्व के फ़रोग के लिए जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इंडियन हुकूमत और मीडिया इस सारी सूरत हाल को प्ले कर रहा है, वो काफ़ी तशवीशनाक है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो इंडिया को ये ऑफ़र किया है कि गैर जानिबदाराना अगर तहकीकात की जाए इस वाक़े की, तो पाकिस्तान उसमें शामिल होने को तैयार है। इस पे इंडिया क्या रिएक्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस सारे मौजू पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान जनाब इजाजुल हक साहब। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि 67,000 पाकिस्तानी जो प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के साथ हज की सआदत हासिल करने के लिए जाना चाहते थे, क्या वो जा पाएंगे या इस दफ़ा वो ये सआदत हासिल करने से महरूम रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इजाजुल हक साहब से और जानते हैं कि पहलगाम की जो वाक़े की जो सूरत हाल है, उसके बाद जो है इंडिया क्या करने जा रहा है और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, आपने टाइम दिया। सर, ये फरमाइएगा कि पहलगाम वाक़या जो हुआ है उसके नतीजे में पैदावार होने वाली सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि कोई नई जंग होने वाली है या मामलात को संभाल लिया जाएगा? देखिए, जंग तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये जंग जो है ये जंग नहीं होनी, ये जंग से एक कदम आगे जा सकती है बात। तो ये थोड़ा बहुत यानी कि प्रेशर डालने के लिए, अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, चाहे वो अलहदगी की है, चाहे वो वाजपेयी के ख़िलाफ़ है, और फिर जो कुछ ये अंदर कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर एट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं और रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं और बाकी जगह मुसलमानों के खिलाफ, उससे सारी ये अटेंशन हटाने के लिए एक हिंदुज़म, हिंदुत्व जिसको कहते हैं, और आरएसएस और एक फंडामेंटलिस्ट इंतहा पसंदी जो इनकी एक जो है वो इनका स्लोगन है, ख़ास तौर पे मोदी का, उसको उजागर करने के लिए सारे मामलात हो रहे हैं ताकि मिनॉरिटीज़ को मज़ीद दबाया जा सके हिंदुस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों इस वक्त ये हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, अगर आप देखें ना, ये इज़राइल और हिंदुस्तान एक पेज पे हैं, इनका एक समझौता हुआ है। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने जितनी रियासती दहशतगर्दी की है उसका उस्ताद जो था वो इज़राइल था। वो इनको समझाता था कि हमने किस तरह से एक अपराइजिंग को कंट्रोल किया है अपने इलाके में और किस तरह से दूसरों के इलाके पर हमने कब्ज़ा किया है, और उनके एडवाइज़र्स बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर आगे इनको ट्रेनिंग देते रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरियों के ख़िलाफ़ आपने इक़दाम करने हैं। और फिर आपने देखा कि यहाँ तक गए जो कि मैं समझता हूँ एक वॉर क्राइम्स थे कि इन्होंने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए माजी के अंदर, जब कश्मीर में जो है वो इसको दबाने की कोशिश की गई, उनकी आज़ादी की मुहिम को, तो लोगों को अंधा किया गया, बच्चों को अंधा किया गया, लोगों की स्पाइनल कॉर्ड्स तबाह हो गई, लेकिन ये अपने वो जो है हठधर्मी से पीछे नहीं हुए। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इन्होंने सोचने की बात यह है कि एक इंसिडेंट हुआ जिसका कोई सबूत ही नहीं है इनके पास, यानी पाकिस्तान के पास उससे 10 गुना ज़्यादा सबूत हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान कर रहा है, चाहे वो टीटीपी के ज़रिए, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसके लिए, जो बाहर बैठे हमारे बलोची हैं जो गुमराह हुए हुए हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी मीडिया के अंदर इंटरनेशनली किस तरह उनको प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये अगर समझते हैं कि अभी अभिनंदन जो था जिसने अभी कप ऑफ टी इज़ वेरी फाइन कहा, तो फिर अगर वो ये समझते हैं तो दूसरा कप ऑफ टी भी तैयार पड़ा हुआ है, ये आगे देख लें। फिर माजी को भी अगर सामने रखा जाए तो आप जितने इंसिडेंट देखें हिंदुस्तान के अंदर हुए, कहीं से भी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं मिला, उनकी अपनी एजेंसीज ने वो मामलात करवाए। अच्छा सर, यहाँ भी आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाक़या जो है इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने का कहा है। उन्होंने कहा जी हम पेशकश की है कि हम इसमें शामिल हो जाते हैं। आपके ख्याल में इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन होगा?
इंडिया तो इस वक्त एक वो कहते हैं ना पागल हाथी की तरह हुआ है। बात तो बहुत अच्छी है अगर उन्होंने ऑफ़र किया है। माजी के अंदर समझौता एक्सप्रेस पे भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात की गई थी। इंडियन पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था उस पर भी पाकिस्तान ने कहा था आए हम बैठते हैं, हमें सबूत दें, हम आपको बताएंगे। अगर जो भी आप कह रहे हैं तो पहलगाम पे किस तरह शहबाज शरीफ साहब की बात मानेंगे, क्योंकि उनके तो दिल में चोर है। और आपको मालूम है कि वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो और जिसके अंदर उनका जो ऑलरेडी उनकी ऑपोजिशन जो है बहुत से सवालात उन्होंने उठा लिए। तो इसके बारे में कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ, इंटेलिजेंस लैब्स कैसे हुआ, सिक्योरिटी वहाँ से हटाई क्यों गई, वगैरह वगैरह, आपको मालूम है उन सारी चीज़ों का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है इस माजी के 2-3 दिनों में, जो जब से ये मामला शुरू हुआ, बड़े पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं। एक तो उनको 2 टोक मतलब ईंट का जवाब पत्थर से या पत्थर का जवाब ईंट से दिया गया है, यानी कि हम उनकी एयर स्पेस को बंद किया हमने। अगर उन्होंने बॉर्डर बंद किया, हमने भी बॉर्डर बंद कर दिया है। और अगर उन्होंने धमकी दी है इससे एक इंटरनेशनल ट्रीटी को ख़त्म करने की, तो हम भी फिर अपना लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहने देंगे, फिर सीज़ फायर लाइन बन जाएगी वो, अगर शिमला मुआहदा ख़त्म हो गया तो अगर वो तो बायलैटरल था और सिंध तहस जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तो इंटरनेशनल मुआहदा है, उसको इनको मालूम है कि ये उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सिर्फ ऐसे अटेंशन सीकर्स जिसको कहते हैं ना कि दुनिया की अटेंशन लेने के लिए कि देखें जी हम कितने बड़े बदमाश हैं, हम तो किसी मुआहदे का परवाह नहीं करते हम। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान खुद ही अपने मसले को हल कर देंगे, तो इतनी इस तशवीशनाक सूरत हाल में अमरीकी सदर की इतनी सर्द मैरी या ला ताल्लुकी क्या जाहिर करती है? देखें, इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो है वैंस जो था है अमेरिका का, वो हिंदुस्तान के अंदर था जब ये वाक़या पेश आया। और ट्रंप जो है उसके भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मोदी के साथ जलसे इकट्ठे किए इन्होंने ह्यूस्टन के अंदर जाकर माजी में, और पूरी सपोर्ट जो है उसको देने की कोशिश की गई। फिर वहाँ पर बड़ी एक्टिव थी इंडियन लॉबी अमेरिका के अंदर जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। तो ट्रंप का सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए। जो बात की उन्होंने, जो एक तो जवाब देने से गुरेज किया, दूसरा ये कहना कि जी आपस में हल कर लेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तो बातचीत ही बंद है पिछले चंद सालों से, यानी कि कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। क्रिकेट मैच या हमारी सरजमीन पे खेलने नहीं आए, वो भी हमने गलती की कि दुबई में जाके खेल लिया, हमें नहीं खेलना चाहिए था वहाँ पे उनके मुकाबले में क्योंकि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ था कि हम जब होस्ट थे तो यहाँ पर आकर उनको खेलना चाहिए था, वरना ना आते। और हमारी उस कमज़ोरी की वजह से, चलो हमारी टीम तो थी किसी काम की नहीं, लेकिन उनको भी फिर T20 का कप जो है उन्होंने जीत लिया। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमें ये इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि हमारी हिकमत अमली जो है, हमारी जो है वो जो उनका प्रोपेगेंडा है उसका मुकाबला हमने कैसे करना है। और ट्रंप का जहाँ तक जिक्र है, मेरे ख्याल में कि ट्रंप हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है चाइना के ख़िलाफ़, जो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा सर, क्योंकि लद्दाख के अंदर और दीगर जगहों पर हिंदुस्तान पंगा लेकर चाइना के साथ सबक सीख चुका है। अच्छा सर, आपने पहले इसराइल का भी जिक्र किया, तो कल भी ये खबरें आई हैं कि इवन अभी भी इसराइल के बहुत सारे जो अहलकार हैं वो वहाँ पे कश्मीर में आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया एक तरफ तो इसराइल के ज़रिए कश्मीरी जो निहत्ते मुसलमान हैं उन पर मुजारिम करवा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ अक़लियतों का जो हाल है, तो आप इसराइल और इंडिया की इस गठजोड़ को किस तरह से देखते हैं? देखें, गाज़ा से तवज्जो हटाने के लिए जो भी इज़राइल को करना पड़ा वो करेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनली तो उन्होंने भी सारी ट्रीटीज़ इसी तरह ख़त्म की हैं जिस तरह ये मोदी है। यानी ये समझ लें कि नेतन्याहू का छोटा भाई है या बड़ा भाई है, इन दोनों का ऐसा गठजोड़ है। और इज़राइल को तकलीफ़ क्या है कि उन्होंने भी वो भी कोशिश कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के साथ मिलकर कऊटा पे हमला करने का, और उनको भी हमने सबक सिखाया था। फिर हिंदुस्तान ने जब भी दरअंदाजी की है तो उसको भी सबक हम सिखा चुके हैं। तो इनका गठजोड़, ये जितना हिंदुस्तान एट्रॉसिटीज़ रियासती दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर के अंदर, ख़ास तौर पे जब से इजरायली एडवाइज़र वहाँ पर आए हैं
तो ये उन्हीं का लिखा हुआ है, ये पढ़ के मोदी जो है आगे सुना रहा है सबको। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब भी एक्टिव हो गया है इस सारी सूरत हाल पे कशीदगी कम कराने के लिए, और ईरान ने भी सालिसी की पेशकश की है। पाकिस्तान तो वैसे ही अमन पसंद मुल्क है, तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की कोशिशों से कोई मुस्बत नतीजा निकल सकता है? क्या इंडिया उनकी बात मानेगा? देखिए, इंडिया बात तब मानेगा जब उसकी दुम पे पाँव रखेंगे और ये जब बताएंगे जी कि हम आपका इक्तिसादी बॉयकॉट करेंगे अगर आपने ये बदमाशी करने की कोशिश की। तो अब तो मैं समझता हूँ कि असर होगा और होना चाहिए भी, क्योंकि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं GCC के, ये OIC के भी मेंबर हैं, और हमें चाहिए कि फौरी तौर पर इस मसले को हम OIC में भी लेकर जाएं, देखें कि उनका क्या रिएक्शन है। कम से कम पता तो लगे कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे ख़िलाफ़ कौन खड़ा हुआ है। और बड़ा अच्छा है सऊदी अरेबिया का ये इक़दाम और ईरान का ये इक़दाम कि अगर वो समझते हैं, क्योंकि अगर हर अक्लमंद मुल्क, हर अक्लमंद हुक्मरान ये समझता है कि पाकिस्तान कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लगी तो फिर पाकिस्तान के पास भी वो दोस्त हैं, गौरी के नाम से, शाहीन के नाम से, बाबर के नाम से, जिनसे गुफ्तगू होकर ये तरीका निकाला जा सकता है कि हिंदुस्तान को कैसे खामोश करना है। सर, ये फरमाइएगा कि आपने अभी जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके मशकूक होने के हवाले से जो बात की, तो जो FIR सामने आई है वो भी बहुत मशकूक है, और इस पर तो बहुत सारे इंडियन जो एनालिस्ट हैं वो भी बड़ी ले-दे कर रहे हैं कि 6 किलोमीटर दूर वहाँ से पुलिस स्टेशन था, लेकिन 10 मिनट में ही FIR भी दर्ज हो गई और उन्हें ये भी पता चल गया कि ये इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो स्क्रिप्ट तो पहले से लिखा हुआ था ना, उस पर अमल दरामद गलत हो गया। स्क्रिप्ट तो उन्होंने पहले से लिखा हुआ था। अब उनकी अपनी अपोजिशन जो सवालात पूछ रही है, आप वही देख लें कि वो क्या सवालात कर रहे हैं। फिर आप वो सोनिया गांधी का जो दामाद है, जो इनका कांग्रेस पार्टी का हेड है, उसका बयान सुन लें आप। वो भी यही बात कर रहा है कि भाई ये किस तरह हो सकता था, कैसे पाकिस्तान ने ये किया। वो भी अपने आप को उनको ये ब्लेम कर रहा है BJP की गवर्नमेंट को कि इन्होंने खुद ये मामला जो है वो करवाए। सर, आप ये फरमाइएगा कि जब आपके वालिद मोहतरम पाकिस्तान में सदर थे, उस वक्त भी बहुत टेंशन थी, जंग होने वाली थी, फिर उन्होंने एक नई इस्तिलाह आई हमारे सुनने में, क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो आप क्या समझते हैं कि पाक भारत जो है मामलात, उनको किस तरीके से हल करना चाहिए? देखें, मैं वो बात, ये दोनों इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया ना, जो कि कोटा पे जो हमले का था, ये भी उसी वक्त हुआ जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के ज़माने में। और हिकमत अमली ये थी पाकिस्तान की कि एक तरफ जहाद था पूरे हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान था। अगर आज ये हालात पैदा हुए हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से हिंदुस्तान जो है उसके पर निकल आए हैं, तो उस वक्त तो एक पूरी सुपर ताकत जो कि उस वक्त हिंदुस्तान की एक अलाई थी और जिसने हिंदुस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान अलग करने में पूरी मदद की थी, वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि उस पूरे अरसे के अंदर, 11 साल के अंदर, पाकिस्तान की तरफ मैली आँख करके देख लेता। हाँ, ब्रास टैक हुई, एक्सरसाइज हुई, फिर 2001 में दोबारा उन्होंने की। ब्रास टैक एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी। और 1984 में जो पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किया था, 1986 में राजीव गांधी को ये समझा दिया गया था जाकर कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। और उसके बाद आपने देख लिया कि वो कह कर आए थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी फ़ौजें वापस बुलाओ। तो जब उन्होंने लैंड किया पाकिस्तान में, तो हिंदुस्तान की मूवमेंट शुरू हो गई थी, उन्होंने रिवर्स करनी शुरू कर दी थी फ़ौजें। तो ये थी जुर्रत पाकिस्तान के अंदर उस वक्त। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वही पाकिस्तान है। 2001 में जब हुआ, हिंदुस्तान ने तब भी अपनी फ़ौजें लगाईं हमारे बॉर्डर के ऊपर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और तब भी उनको मुँह की खानी पड़ी और उनको वापस वहाँ से जाना पड़ा। उस वक्त भी कुछ दोस्त हमारे साथ हमारे खड़े हुए थे और कुछ दोस्त हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे थे जब हम उनके पास गए थे, ये बताने के लिए कि भाई पाकिस्तान को किस तरह नुकसान हो रहा है और हम नहीं चाह रहे
कि कोई जंग लगे। हम खुद अपने अंदर उलझे हुए हैं, यहाँ पर एक दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन 100% हमारे साथ नहीं थे, लेकिन 90% जो हमारे दोस्त खड़े थे उन्होंने अपना प्रेशर भी डाला, उन्होंने बातचीत भी की, जिसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम किरदार था, UAE का बड़ा अहम किरदार था, बहरीन का अपने हुजम के मुताबिक एक बहुत बेहतरीन किरदार था, और कुवैत ने भी हमारी थोड़ी बहुत पैगाम देने की कोशिश की, और भी ऐसे ममालिक थे, कतर था जिसने भी बातचीत की। तो फिर वो डी-एस्केलेट हो गया, क्योंकि देखें आजकल जो है ना ये इकोनॉमिक जो है ना ये इसकी इकॉनमी की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान की जो कुर्बत है, चलो अपने स्ट्रेटिजिक मामलात और चाइना एक जगह, लेकिन वो उनकी इकोनॉमिक टाइज की वजह से भी है। अच्छा सर, बहुत सी चीज़ें उनकी हैं जो वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है अरामको के साथ मिलकर, कोई 75 बिलियन डॉलर्स की हिंदुस्तान के अंदर। सर तो ये भी वजह है कि वो जी सर, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सुपा सलार हैं जनरल आसम मुनीर साहब, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया और जिस तरह जारखाना तरीके से उन्होंने इंडिया को भी अल्टीमेटम दिया है, आप क्या समझते हैं कि इससे भी उनके हौसले पस्त होंगे? हौसले लाज़मी पस्त होंगे। वो मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर कि जब हमारे बरादर मुल्क, हमारे पड़ोसी ईरान ने एक गलतफहमी की बुनियाद पर बलूचिस्तान के अंदर जब मिसाइल मारा था, तो उसका जवाब आपने देख लिया था। उन्होंने अगर एक मारा था तो हमने 9 मारे थे। तो हिंदुस्तान को ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि मौजूदा सिपा सलार हमारे जो हैं उनका रिएक्शन जो है वो बड़ा अब्रप्ट होता है, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी आपने देख लिया कि जिस तरह से रिएक्ट किया पाकिस्तान ने। और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो फैसले हुए माजी के अंदर, जो हमारे मसाइल रहे ना, ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होती रही, ये जब हिंदुस्तान ने हम पे ये बालाकोट के अंदर और एबटाबाद के अंदर कोशिश की, और अभिनंदन जिसके में पकड़ा गया, और गुलबशन के बाद भी हमने वो मौक़िफ़ इख्तियार न किया, वो हमारी अपनी कमज़ोरी थी। उसकी वजह से हिंदुस्तान जो है आज जो है वो समझ रहा है कि मैं शेर बन गया हूँ, लेकिन ये गीदड़ हो सकता है शेर की खाल में। लेकिन सर इस दफ़ा तो कौमी सलामती कमेटी जो है उसने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, और तमाम पूरी कौम, ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातें उसकी हमायत भी कर रही हैं। यही बात मैं आपको बता रहा था कि ये एक कुदरती कौम को जो कि एक बिखरी हुई थी इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हमारी फ़ौज जो है वो 7 लाख लोगों की नहीं, हमारी फ़ौज जो है वो 24-25 करोड़ लोगों की है। अच्छा सर, इस मुल्क का हर शख्स जो है वो एक सिपाही है अपनी फ़ौज का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी अखबार की रिपोर्ट है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो ये एटमी जंग होगी, और उसमें फौरी तौर पे 15 करोड़ जानों का, और अल्टीमेटली पूरा देखा जाए तो 3 अरब जानें जो हैं वो उनका ख़तरा है। आप इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने तो कहा ना, ये पहले मैं कह चुका हूँ कि ये जंग है। अगर जंग लगी तो ये जंग नहीं होगी, ये जंग, और जंग से एक कदम आगे जाएगा मामला। अल्लाह ना करे कि कहीं जंग लग जाए और कोई एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की कोई इलाके पे कब्ज़ा कर ले, तो वो कैसे रिटेलिएट करेगा? आपका क्या ख्याल है? खामोशी से बैठकर कोई शिमला मुआहदे की तरह जाएगा अपने कैदी वापस लेने के लिए? नहीं, वो गुजर चुका हमसे जो गलतियाँ हुई थी उस वक्त जब हमने ये बायलैटरल मुआहदा कर लिया था। आज हिंदुस्तान को एक और भी बड़ी तकलीफ़ है, वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत पाई जा रही है, और पाकिस्तान के साथ उनके रवाबत जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। हमारी फ़ॉरेन सेक्रेटरी अभी वहाँ गई, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जाने वाले हैं, उनकी क्रिकेट टीम यहाँ आई, हमारी क्रिकेट टीम वहाँ जाएगी। तो ये हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये दोनों ममालिक कैसे करीब आ रहे हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा इशू खड़ा किया जाए जिससे कि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि उमर अयूब साहब जो हैं उनका कहना है कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है और सिर्फ बानी PTI ही इसको मुत्तहद कर सकते हैं। ये ऐसे मौके पे इस स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? बात यह है कि ये सारे सियासतदान हैं। सियासतदान हमेशा
अपने आप को देखता है कि मैं इस मौके से क्या फ़ायदा उठाऊं। मैंने ये कहा था कि मैं तमाम पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बयानात का इंतज़ार कर रहा हूं, और ख़ास तौर पर ये जो कहते हैं जी ये अडयाला जेल में जो बैठे हुए हैं उनको जेल में रख कर उनके कैसे बयान बाहर आएगा, जिस तरह बाकी बयानात बाहर आते हैं, जिस तरह ट्विटर चलते हैं दुनिया भर में। अब ये मौका है, एक और मौका है कि पीटीआई एक अपना ऐसा किरदार अदा कर सकती है जिससे कि वो एक कदम पीछे जाने के बजाय एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर जो भी इस वक्त स्टेट्समैन बनेगा, पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं, जो दीवार के पीछे देख सकेगा, वो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए बयान देगा, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, और वो हर चीज़ अपनी कुर्बान करेगा पाकिस्तान के लिए। ये छोटे छोटे लोग जो इस किस्म की बातें करें, मुल्क तकसीम है, भाई क्या हुआ मुल्क तकसीम है? हिंदुस्तान तकसीम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जाके देखें, आपको जिस स्टेट में जाएंगे अलग ही नज़र आएगा कि भाई ये मामलात हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तकसीम नहीं है, पाकिस्तान मुत्तहिद है, और जब भी हमारा दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख करके देखेगा, पूरी कौम जो है वो एक जगह खड़ी होगी। अगर किसी ने, ये मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मौके पर कोई अलग मौका इख्तियार किया तो कौम उसको रिजेक्ट कर देगी। ये आज नोट कर लें आप मेरी बात। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। नाज़रीन, आपने एजाजुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इस वक्त अगर किसी ने भी पूरी कौम के साथ मिल के एक ही मौक़िफ़ इख्तियार ना किया बल्कि अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया तो कौम उसको रिजेक्ट कर देगी। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही थी प्रोग्राम में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, और इस वक्त प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इस पर एक बार फिर बगैर सोचे समझे इंडिया ने जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, तो इंडिया अपने ओछे हथकंडों से कैसे बाज आएगा? इमरान साहब देखिए, पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस वक्त जो रीजन पूरे को, बल्कि मैं कहूँगा इस वक्त पूरी दुनिया को एक चैलेंज दो स्टेट से बड़े बुरे तरीके से आ रहा है। जो पूरी दुनिया का जो एक ऑर्डर है ना जी, उसको एक रूल बेस्ड ऑर्डर की मैं बात करूं, उसको तहस करने के पे तुला हुआ है जी। और वो है इजराइल इन मिडल ईस्ट और भारत हमारे रीजन में जी। और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त बिग पावर है वाशिंगटन, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा इस दुनिया की हमारी सबकी बड़ी बदकिस्मती है कि उसने इजराइल को तो बहुत ही खुली छुट्टी दी है, और इजराइल को भी और इंडिया को भी एक टेसिट अप्रूवल दी हुई है अपने इस रूल बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। अब भारत की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बीच में वो बहुत कुछ करना चाहता है जी। ये जो हिंदुत्व माइंडसेट की जब से एप्लीकेशन हुई है, इट्स अ बिग चैलेंज। अब ये उसी की एप्लीकेशन का नतीजा है कि ये इस पे हर चीज गासबाना तौर पर कब्जा करना चाहता है। उसकी पॉलिसीज फेल हो रही है, बांग्लादेश में फेल हुई है, उसकी स्टूज वापस चली गई है। पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल डोमेन में जब उसको नुकसान हुआ है, जो देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हो रही है, ये सबड्यू नहीं हो रहा, सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार अपनाई। और अब एक नए नेफेरियस डिजाइन के साथ वो हिंदुत्व की एक ट्रू एप्लीकेशन करने कश्मीर के सरजमीन उसने सेलेक्ट किया जी, जिसमें वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं गासबाना कब्जा ऑलरेडी जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर तो है ही है, उसकी नजरें अब कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे है, और वो अपने अजाइम को आगे ले जाना चाहता है। पाकिस्तान को इंटिमिडेट करके, पाकिस्तान को क्वर्स करके, पाकिस्तान को डरा के, खौफ की फजा पैदा करके, और कई जगहों पर फिजिकल डोमेन में भी जाके स्पेशली प्रॉक्सी के जरिए जो टेररिज्म का इसने एक्ट कर रहा है, जैसे जाफर एक्सप्रेस होगी जब बलोचिस्तान के में, तो उससे वो प्रेशर डाल रहा है जी। सर आप ये और कुछ चीजें वो देखता है कि अगर रिएक्शन हमारा सही नहीं जाएगा तो वो उसको आगे बढ़ाता ही रहेगा जी, तो वो उसको बढ़ाता रहेगा। लेकिन जनरल साहब, जिस तरह से रिएक्शन आया है, कौमी सलामती कमेटी ने जिस तरह से फैसले किए, या जिस तरह से पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें इस इशू पे तो आपको मुत्तहिद नज़र आती हैं, और फिर सुपर सलार ने जिस तरह से इस पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया किसी जंग मुसल्लत करने की जुर्रत करेगा, या सिर्फ गिदर बकती हैं ये?
देखिए इमरान साहब, एज अ मिलिट्री पर्सन मैं कभी भी इंडिया की इंटेंशंस को रीड करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, रीड मैं करूंगा अपनी असेसमेंट के लिए, ताकि मैं वर्कआउट कर सकूं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे मुल्क के पास या हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जी। मैं तो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को देख के अपना एक पूरा रिस्पांस माउंट करूंगा कि हमने पूरा रिस्पॉन्ड कैसे करना है सिचुएशन को, कि अगर वो सिर्फ गीदड़ भक्कियों तक रहता है, अगर वो डिप्लोमेटिक मीन्स इख्तियार करना चाहता है, अगर वो कर्सिव करना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है जी, और तेज बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। 370 को देख लीजिए, 35A को देख लीजिए, अब शिमला इस पे वाटर रिकॉर्ड पे उसने आगे बढ़ावा किया है जी। तो हर चीज पे वो बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा जी, उसके नापाक अज़ाइम रुक नहीं रहे। तो आई थिंक अभी वक्त आ गया कि पाकिस्तान ने, देखें इमरान साहब, हमने और आपने चले जाना है, इस पाकिस्तान में यही रहना है, इंडिया ने यहीं पे रहना है। और ये हिंदुत्व की जो माइंडसेट है ना जी, ये इसकी बदरू जो है वो मोदी से निकलेगी तो कल अमित शाह में चली जाएगी, अमित शाह से निकलेगी तो इसकी बदरू किसी और में चली जाएगी। इस सिस्टम ने अब रहना है और लंबे अरसे के लिए लेना है। तो ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में बस ये थे पाकिस्तान, आई वुड लाइक हमारी स्टेट अब एक ऐसे फैसले करे जिसके दूरदर्श नताइज भी हो। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद पाकिस्तान की तरफ अगर हमने इसको कैसे लेके जाना है, ये इस वक्त सबसे क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में टू टेक डिसीजंस अबाउट 2 कंट्रीज, इंडिया और अफगानिस्तान। अब पास्ट के उन सुराखों से आप दोबारा अगर डसे जाएंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्लें कहेंगी कि बहुत ही नालायक हमारे आबाओ अजदाद और बड़े थे, जिन्होंने इस इतने बड़े मॉन्स्टर को पहचाना ही नहीं और हमें उसके लिए तैयार नहीं किया। तो आई थिंक वक्त आ गया कि अभी जिस डोमेन में भी हम काम करें, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री रिस्पॉन्स हो, ये लॉन्ग टर्म के साथ हमने करना है। और अभी जो तैयारियां हमने की हुई हैं चीजों की, या जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स अभी स्टेट नेशन का गया है, जो नेशन की स्पिरिट नजर आ रही है, इट इज वेरी इनकरेजिंग। तो ये बड़ा मैयड रिस्पॉन्स है और 1-2 नॉच ऊपर है जो उन्होंने किया है। अब इसको विल जो है हमने जरूर शो करनी है कि हमारी विल भी, और हम पास में कर चुके हैं। बालाकोट में पाकिस्तान की कौम की मिलिट्री की विल जितने तरीके से पेश की गई है, डिस्प्ले की गई है, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। और अब भी विल है। आप कह रहे थे हम 25 करोड़ लोगों का पानी रोक देंगे, भाई उनको प्यासा अगर मरने से बेहतर है तो वो उसी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन्हीं दरियाओं में फिर तो खून की अगर होली है, खून का खेल है, तो फिर हमारा मकसद क्या है जी। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गुड फॉर द रीजन, दिस इज नॉट गुड फॉर द 2 कंट्रीज। मुझे तो दुख और अफसोस हो रहा है हिंदुस्तान की अवाम का, जिनके ऊपर ये खूनी और जुनूनी हुकूमत मुसल्लत हो गई है, आ गई है जिस तरीके से भी आई है। अपना वैसे तो वो अपना खो दिया है अपने एतमाद लोगों में। जनरल साहब देखें, मोदी हुकूमत के फाशिस्ट हुकूमत होने में तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उनकी अगर आप पॉलिसीज़ देख लें, उनका एजेंडा देख लें, हिंदुत्व का प्रचार, और वो तो इसका बरबला इजहार भी करते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि 2 मुल्क जो हैं उनसे पूरी दुनिया को ख़तरा है, इसराइल और इंडिया। तो इसराइल और इंडिया के जो कश्मीर में गठजोड़ है, और जिस तरह से यहाँ भी इसराइली अहलकारों के आने की जो खबरें हैं और जिस तरह से वो मुजालिम डा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गठजोड़ इस वजह से है कि इजराइल भी हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे करता है कि उसको एक पाकिस्तान से खतरा महसूस करता है, विच इज रॉन्ग। पाकिस्तान के कोई ऐसे एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स नहीं है, कोई एंटी इजराइल इस तरह डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ऑफ कोर्स हमारा इशू उनके साथ एक ही है, हम तो खैर उनके वजूद को ही नहीं मानते। और पैलेस्टाइन का इशू है, जो फलस्तीन के लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, हमारे उसके साथ है। जेनोसाइडल वॉर में भी हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनको मानते ही नहीं, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उनको पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री विच हैज एन इम्प्लीकेशन, उससे वो खाइफ है। तो वो कहते हैं जी अगर ये मुझे तंग कर सकता है, फ्यूचर में मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, तो वाई नॉट कि इसको मैं इंडिया के जरिए क्यों ना निकलवा दूं। तो अपने इंटरेस्ट को ऐसे, उसके कनेक्शन है इंडिया के साथ। फिर इंडिया कहता है कि यार अगर उधर यहूद ने इधर मुसलमानों को, वहां के फलस्तीन के मुसलमानों को, इंडिया बड़ा चूजी है जी, वो मुसलमानों के भी सेग्रीगेशन करता है। उसको बांग्लादेश का मुसलमान, उसको दिल्ली का मुसलमान, उसको कश्मीर का मुसलमान, उसको इंडिया के अंदर रहने वाला मुसलमान, उसको पाकिस्तान का मुसलमान तो बहुत बुरा लगता है जी, उनसे नफरत भी करता है, उनके खिलाफ कंस्पायर। लेकिन उसको
सऊदी अरेबिया का किंग बड़ा अच्छा लगेगा, यूए की लीडरशिप अच्छी लगेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट आनी है, तो पिक एंड चूज करता है। बट एनीवेज ओवरऑल एक इस्लामोफोबिया का इशू है, इस्लाम से इनको खौफ है। उसी की वजह से पाकिस्तान, चूंकि इट इज द ओनली कंट्री इन द रीजन, इमरान याकूब साहब, जिसने आज तक इंडिया की हेजमानी को माना ही नहीं है। वो इंडिया जो आपके वजूद से नफरत करता है, राइट एट योर बर्थ, जो कहता था 6-8 महीने की ये स्टेट अल्लाह के फजल से आज 70-80 साल की होगी और आगे भी चलेगी, तो वो आपकी जड़ें, तो इनकी कोलैबोरेशन एक नेचुरल अलायंस है जी, ये नफरत का अलायंस है। दोनों की सियासत देख ले, नफरत के ऊपर आप लिक्विड पार्टी को और बीजेपी को स्टडी करें तो हेट मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग, वॉर, जेनोसाइड। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बड़ी ठंडी सी बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो खुद ही अपने मसले हल कर देंगे। तो इतनी टेंस सिचुएशन में इस तरह का बयान आप क्या समझते हैं, ये सर्दमहरी या ला ताल्लुकी क्यों है? प्रायोरिटीज की बात है जी, प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट की बात है। ये इमरान याकूब साहब, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना जी, ये अंडर थ्रेट है। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल भी इंटरनेशनली भी देख लें और जो लीडरशिप की क्वालिटीज है वो बहुत नीचे जा रही है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तो बात करते हैं, मैं हमेशा से आपके प्रोग्राम में भी कई दफा कह चुका और हमेशा से एक ही स्टांस लेता हूं कि मुझे एंटी वार ट्रंप से ज्यादा प्रो पीस ट्रंप की जरूरत है इस दुनिया को। वॉर्स तो अफगानिस्तान में भी खत्म हो गई थी, वॉर्स तो इराक में भी खत्म हो गई थी, वॉर तो अभी इजराइल और इनकी भी थोड़े अरसे के लिए रोकी गई जो ऑपरेशनल पॉज ही था, लेकिन क्या पीस आया कि नहीं? तो पीस की अगर उनको यहाँ पे उनको डिजाइन में इंडिया की इस वक्त जरूरत है। इंडिया एक उनका वॉच डॉग का किरदार अदा कर रहा है टू चेक मेट देयर टॉप जो कंपिटिटर है चाइना उसको, तो उस वजह से वो थोड़े से उन्होंने सर्दमोरी का मुजाहरा किया। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल कह दिया हो कि जी इंडिया एज अ फ्री स्पीच, जैसे वो करना चाहे कर सके और उससे ज्यादा। तो उन्होंने टेररिज्म को कंडेम किया है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को भी उन्होंने समझा, उन्होंने कहा जी दोनों मुल्कों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कहा है कि ये तो चल रहा है जी, बड़े उन्हें पता है कि ये बहुत पुराना इशू चल रहा है। उन्होंने अपनी मेडिएशन का भी बीच में जब पिछली हमारी हुकूमत थी तो उसमें ऑफर की थी, लेकिन वो इंडिया, उन्होंने कहा था कि अगर दोनों मुल्क चाहेंगे तो आई थिंक उनकी बस सेमी सी स्टेटमेंट है, बट इतनी डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है इन अ वे कि बिल्कुल ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। ऑफ कोर्स जब अभी एस्केलेशन अगर बढ़ती है, अब यूनाइटेड नेशन से आ गया है, सब डीएस्केलेट होने की बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस मोदी के होते हुए एनीथिंग कैन हैपन। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को अपनी तमाम ऑप्शंस पे वर्कआउट करके रहना चाहिए। और जो भी पहला कोई एक इम्तिहान पाकिस्तान पे पड़ता है, एक वॉर ऑन टेरर का तो पड़ रहा है हमारा इम्तिहान, उसमें हमने प्रॉब्ली थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा सा नाइव अप्रोच की। हमें जाफर एक्सप्रेस पे जो पेशावर में सामयात हुए, इनके जो इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल खुल के पूरी दुनिया को बताने चाहिए थे कि ये 1, 2, 3 इन्होंने किया। देखिए अब वक्त आ गया कि दोनों कंट्रीज को, अफगानिस्तान और इंडिया को 2+2 4 के फार्मूले के ऊपर हमें ट्रीट करने का वक्त आ गया। अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान और इंडिया को 2+2 = 4 के फार्मूले से ट्रीट किया जाए। ये कहना मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब का। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। नाज़रीन अब वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज़मीन हज जो प्राइवेट तरीके से हज, प्राइवेट ग्रुपों के साथ हज पे जाना चाहते हैं 67,000 पाकिस्तानी, उनके क्या मसाइल हैं और क्या वो इस दफ़ा हज की सादत हासिल कर पाएंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन वैसे तो पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई मसला जो है वो ज़ेर बहस रहता है, लेकिन एक ऐसा मसला भी आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं जो लोगों की, जिसके साथ बड़ी जज्बाती और मजहबी वापसगी है। जी मेरी मुराद हज से है। इस दफ़ा अलमिया ये है कि 67,000 के करीब प्राइवेट ग्रुपों के ज़रिए हज पे जाने वाले जो आज़मीन हैं उनका जाना अभी तक कन्फर्म नहीं है। ये मसला क्या है, इसमें रुकावट हुकूमत है पाकिस्तान है या सऊदी गवर्नमेंट, या ये सारी खुद प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स की ही गलती है? इस पे बात करने के लिए आज खास तौर पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नासिर रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप क्योंकि प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र भी हैं, ये बताएंगे असल मसला है क्या? असल मसले के लिए हमें सिर्फ बैकग्राउंड पता चल जाएगी तो मसला सबको खुद समझ आ जाएगी। इस साल हुआ ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने सितंबर 2004 में डीजी हज मक्का को एक नोटिफिकेशन दिया और उनको इंफॉर्मेशन दी कि हम इस साल
हज की जो डेडलाइन डेट्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड होते हैं, वीज़ाज इशू करने की डेट्स होती हैं, वो हम सारी की सारी 2 to 3 मंथ्स प्रीपोन कर रहे हैं, यानी कि हम पीछे लेके आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैंडेटरी हज ड्यूज़ होते हैं, उनकी डेडलाइन अलग होती है। फिर उसके बाद मिना के कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट की डेडलाइन अलग होती है। और थर्ड पे आपके होटल्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने अपनी कंपनियों के हायर की होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड करने की एक डेट होती है, उससे पहले करने होते हैं। और आखिर में वीज़ा इशू करने की डेडलाइन होती है, उससे पहले पहले आपने वीज़ा इशू करने होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब सऊदी हज मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन दिया डीजी हज मक्का को कि हमारी सारी डेट्स 2 से 3 महीने प्रीपोन हो रही हैं, बल्कि उन्होंने डेट्स भी दी। डीजी हज मक्का ने कम्युनिकेट किया, ये सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स जो उस वक्त थे, और ये सितंबर 2024 की बात है कि इट वाज वेरी वेल प्लान्ड बाय सऊदी अथॉरिटीज़। तो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स ने बजाय कि एक तो इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाना चाहिए था। हज उम्रा ऑर्गेनाइजर्स की एक एसोसिएशन है जिसका नाम होप है, और उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स को होना चाहिए था, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स को होना चाहिए था, जूम लिंक पे डीजी हज मक्का को लेना चाहिए था, चेयरमैन होप को लेना चाहिए था, और बैठ के एक सीरियस टॉक होनी चाहिए थी कि इस साल डेडलाइंस अप टू 3 months अर्ली हैं, तो वी ऑल हैव टू वर्क इन अ स्पीडी वे टू मीट दोज डेडलाइंस, जो कि नहीं हुआ। जो कि हमारा कल्चर है वो देखा जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ईजी लिया गया। लेकिन उससे ज़्यादा जुल्म क्या हुआ, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर जो कि अनफॉर्चुनेटली 15 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये किया कि जो गवर्नमेंट हज स्कीम है वो तो लॉन्च कर दी फौरी तौर पे, और पता है आपको बैंकों के थ्रू होती है, और गवर्नमेंट हज स्कीम में बुकिंग 100% पेमेंट के बगैर नहीं होती। 12 लाख का पैकेज है तो 12 लाख हाजी को बैंक में जमा कराना है, तब वो बुकिंग होगी। और अगर एप्लीकेशंस उनके सरकारी कोटे से ज़्यादा आ गई तो कुर्रानंदाजी होती है, और अगर एप्लीकेशंस कम आई 10,000 15,000 जिस तरह पिछले साल हुआ, वो कोटा फिर वापस करते हैं हुकूमत, हमारी सऊदी हुकूमत को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्कीम खोल दी जो कि नॉर्मली 1 महीना टाइम होता है, उसको एक्सटेंड करते करते 2.5 महीने तक ले गए, और उस 2.5 महीने तक प्राइवेट ग्रुप ऑपरेटर्स को होल्ड करके रखा, बल्कि होल्ड नहीं, थ्रेट करके रखा कि आप बुकिंग्स नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप किसी हाजी से पेमेंट नहीं ले सकते जब तक कि हम परमिट ना करें, और जब तक कि सरकारी। डॉक्टर साहब, आपकी अगर ये 4-4.5 मिनट की गुफ्तगू पे गौर करें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान और साबिका जो सेक्रेटरी थे वो इसके जिम्मेदार। हुकूमत पाकिस्तान नहीं, साबिका सेक्रेटरी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कल जब मुलाकात हुई उसमें तो उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है, और उन्होंने उस मीटिंग में तो हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर जो हैं उनकी बड़ी गलती है, उन्होंने इस पर क्यों नहीं किया। नहीं, प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की गलती कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को 3 महीने का हैंडीकैप पहले दे दिया, आपने गवर्नमेंट हज स्कीम के हाजी बुक करने शुरू कर दिए, और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मिनिस्ट्री साइन कराती है, जिसको सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट कहते हैं। और वो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट बेसिकली हाजी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजर मिस कमिटमेंट ना करे, जो उसने कमिटमेंट की है वो डिलीवर करे, और अगर कोई कंप्लेंट आए तो उसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट में सर्टेन पेनल्टीज होती हैं कि अगर ये चीज़ आपने पूरी नहीं की। उन्होंने उस सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट में जो पहला क्लॉज साइन कराया, उन्होंने कहा कि अगर किसी हाजी ने, पहला क्लॉज, अगर किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने किसी हाजी को बुक किया विदाउट नोटिफिकेशन फ्रॉम रिलीजियस अफेयर्स, उसको पेनलाइज किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी, इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कोटा, एंड वर्स कम टू वर्स आपको ब्लैकलिस्ट करके, आपका कोटा कैंसिल करके आपको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और शोकस नोटिस इशू हुए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की थी, पैसे भी नहीं लिए, कि नाम लिख रहे हैं जी, अभी जब खुलेगा तो आप नाम लिखवा दें, एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाए। तो उसके ऊपर कुछ बात बाहर निकली ग्रुप ऑर्गेनाइजर की, तो मिनिस्ट्री की तरफ से प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजर को शोकस नोटिस हुआ, क्योंकि आपने। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा तो आमतौर पे होता है कि लोग तो अगले साल के लिए भी आप लोगों को नाम लिखवा देते हैं कि जी आप नोट कर लें, हम अगले साल इतनी सीटें हमें चाहिए जी। तो उन्होंने ये किया कि पैसे, देखें, एक होता है नाम लिखना, एक होता है कि आप कहें जी 10% पेमेंट दे दें, ठीक है, तो खाली नाम लिखने की तो कोई बिल्कुल चीज़ नहीं है, ठीक है, आप नाम लिख के होल्ड कर लें, आप पता चले बाद में आए नहीं कोई, तो 10 कम से कम 10-20-25% पेमेंट से आप लॉक करते हैं, बाकी पेमेंट आप कहते हैं बाद में। तो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर को थ्रेट में था वो सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट के, किसी ने
जब शोकॉज 2-3 लोगों को शोकॉज नोटिस आए तो किसी ने भी फिर जुर्रत नहीं की कि वो करे, और 3 महीने के बाद जब सरकारी हज स्कीम ख़त्म हुई तब मिनिस्ट्री से लेटर आया कि अब आप बुकिंग शुरू कर दें। तो एक तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर को 3 महीने बुकिंग नहीं करनी थी, जबकि सेक्रेटरी को पता था कि डेडलाइन। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे एक जो आप पे इल्ज़ाम आता है, आपसे मुराद प्राइवेट ऑर्गेनाइजर पे, वो ये आता है कि दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आप खुद पहले एडवांस इन्वेस्टमेंट ना करें और फिर आमदनी की तरफ ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो हैं वो ये करते हैं कि पहले हाजी से पैसे लेने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हाजियों से आप बुकिंग लेट हुई, आपने पैसे नहीं लिए, इसलिए आपने अपने पास से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की और वहाँ सऊदीया में जो इंतजाम करने थे नहीं की। ये सारों के लिए आप ये नहीं कह सकते। कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो, हम तो 1 साल पहले जब हज से आते हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हमारे अलावा भी हैं वो पेमेंट्स करके आते हैं, जो हज पिछले साल हज से, यानी कि उस होटल को एक एडवांस दे के आते हैं, मिना के मकतब को एडवांस दे के आते हैं, यानी कि आप जब इस साल का हज हम जून में करेंगे तो हम अगले साल की पेमेंट करके आएंगे आने से पहले, ठीक है। बट यू आर राइट, कुछ ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं कि वो पेमेंट डिले करते हैं। लेकिन इस दफ़ा सारे लोगों ने पेमेंट कलेक्ट करनी जब शुरू की तो एक तो उनको 3 मंथ्स का हैंडीकैप था, दूसरा जुल्म ये है कि स्टेट बैंक ने पर डे यहाँ से ट्रांसफ़र करने पे 2 या 3 लाख डॉलर की लिमिट लगाई हुई है। एक दिन में आप 2 से 3 लाख डॉलर से ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि जो गवर्नमेंट स्कीम से कंप्लीट करता है पैकेज वो 14-15 लाख का है, गवर्नमेंट का पैकेज 12 लाख का है। ये 1-2 लाख रुपए इसलिए प्राइवेट हज ग्रुप में ज़्यादा है कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्राइवेट ग्रुप देता है। लेकिन जो VIP ग्रुप्स हैं, जो होटल्स 5 स्टार देते हैं, उनका एवरेज पैकेज जो है वो 25-30 लाख का होता है। तो अगर आप पेमेंट्स भेजना भी शुरू करें तो आप लगाएं कि एक ग्रुप अगर 1000 सीटों का है, एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर है, वो 1000 हाजियों को लेके जा रहा है और एवरेज वो उसकी 30 लाख रुपए कॉस्ट है, तो 30 लाख इंटू 1000, तो अगर वो उसके ऊपर लिमिट है 2 लाख पर डे की, तो उसको तो महीना लग जाएगा पैसे भेजने में। तो सेक्रेटरी ने क्यों नहीं स्टेट बैंक को कहा कि वो पर डे लिमिट ख़त्म करें और एबॉलिश करें, ये इमरजेंसी है। सऊदी अरब ने कहा है कि जल्दी पेमेंट्स भी होंगी, जल्दी वीज़े भी होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिर में, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ ये बता दें कि जो हाजी परेशान हैं, जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज़र के साथ जाना चाहते थे, उनके लिए कोई होप है? जी होप है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, एक कमेटी भी बनी हुई है, हज मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं, और होप जो हमारी होप है वो उनका चेयरमैन वगैरह भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोटा आहिस्ता आहिस्ता आया भी है, उन्होंने खोला है सिस्टम। 10,000 एक दफ़ा खुला है, 13,000 एक दफ़ा खुला है, और अभी फिर उम्मीद है कि वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की पेमेंट सऊदीया में जा चुकी हुई हैं और टाइम पे जा चुकी हुई हैं, जो कि 70% लोग ऐसे हैं जिनकी पेमेंट टाइमली हो गई थी वहाँ, ठीक है। अब उसमें एक और प्रॉब्लम हुई, इनका ई सिस्टम जो है ना, उसके अंदर जो पहली पेमेंट होती है ना, वो मिना की लोकेशन अलॉट कराने के लिए होती है कि आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है और एक डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन से पहले पहले जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर पैसे देता है, तो DG हज मक्का और होप के म्यूचुअल कॉन्सेंट से ये होता है कि इस डेट तक जिनकी पेमेंट आ गई है उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से मिना की लोकेशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो पेमेंट करेगा उसको रैंडम एलोकेशन होगी। तो इस वक्त मिना की प्लॉट की जब पेमेंट्स लोगों ने की और उसके बाद तवाफा कंपनी की पेमेंट होती है, जो कि मिना का कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस प्लॉट के ऊपर उसने खेमे बाथरूम बनाने होते हैं। तो जिन लोगों ने मिना प्लॉट्स की पेमेंट कर भी दी, हुआ ये कि 10 to 20% लोगों के प्लॉट, जब वो तवाफा पेमेंट की और उसके बाद उन्होंने वीज़ा इशू करने की कोशिश की, तो पता चला उनका प्लॉट सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो उनको अलॉट हुआ था। तो वो प्लॉट एरर से गायब हो गया या कैंसिल हो गया, और DG हज मक्का को मल्टीपल रिक्वेस्ट की गई, क्योंकि जो फ्रंट मैन है जो सऊदीज के साथ कम्युनिकेट करता है वो सिर्फ DG हज मक्का है, ठीक है। और सऊदीज भी जो करते हैं वो सिर्फ DG हज मक्का के साथ करते हैं, किसी होप के या किसी के साथ नहीं करते। तो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट गई कि सर ये प्लॉट्स हैं, इन हाजियों ने डेडलाइन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट वाले हाजियों की प्लॉट्स कैंसिल हुए विदाउट रीज़न, टेक्निकल ग्लिच की वजह से। जब टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो प्लॉट कैंसिल हुए तो आप अगला स्टेप नहीं कर सकते, जो आजकल ई हज पोर्टल है। पहले आप पेमेंट करेंगे, प्लॉट सिलेक्शन करेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, अपनी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करेंगे,
उसके बाद आप अपने होटल्स जिनके तो आपने पेमेंट दिया उनके एग्रीमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद वीज़ा इशू करेंगे। अब इसमें अगर एक स्टेप भी कहीं ब्रेक हो गया तो आप वीज़ा इशू नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर नासिर रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है, बल्कि वो होप में है कि 23,000 आज़मीन जो है उनका तो हो गया, बाकी भी हो जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि 67,000 पाकिस्तानी जो प्राइवेट हज पे जाना चाहते हैं वो भी हज का फरीज़ा अदा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।